हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ रहे थे, जो है टिश्यू या ऊतक। टिश्यू या ऊतक जीवों का शरीर कोशिका या कोशिका के समूह से मिलकर बना होता है, जिसके आधार पर जीवों को एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊतक की। तो समान आकृति की कोशिकाओं से बना हुआ ऐसा समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता हो या विशिष्ट कार्य संपन्न करता है, उसे हम ऊतक कहते हैं। और हमने पादपों के अंदर ऊतकों को पढ़ा, जिसके अंदर हमने सबसे पहले विभज्योतक ऊतक के बारे में बात करी। और विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार का होता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो शीर्षस्थ विभज्योतक, मोटाई में वृद्धि हो रही है तो पार्श्वीय विभज्योतक, और पर्वसंधि पर अतिवृद्धि हो रही है, मोटाई में बढ़ रही है पर्वसंधि या पर्वसंधि का बनना, वो है अंतर्वेशी विभज्योतक। उसके बाद हमने स्थायी ऊतकों के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा। और सरल स्थायी ऊतक के अंदर हमने 3 ऊतकों के बारे में पढ़ा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हम एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करेंगे। आज हम एपिडर्मिस और स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं, एपिडर्मिस को बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा पादपों के अंदर चाहे तना हो, जड़ हो, पत्ती हो या संपूर्ण प्लांट्स हो, उसके सबसे बाहर एक परत पाई जाती है जो मुख्यतः एक कोशिका मोटी होती है, जिसे हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। ये एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा इस तरह से बनी होती है। ये लीव्स के ऊपर भी, अगर हम लीव्स का सेक्शन काटें, स्टेम का काटें, रूट का काटें, तो उसके अंदर एक कोशिका मोटी परत दिखेगी सबसे पहले, जिसे हम बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस का रूपांतरण अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अगर मैं पत्ती के अंदर बात करूं, तो पत्ती के अंदर भी सबसे बाह्य त्वचा एपिडर्मिस ही होती है। सबसे बाहरी त्वचा एपिडर्मिस ही होती है, बाह्य परत एपिडर्मिस होती है। और उसके अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम थोड़ा सा एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एपिडर्मिस क्या है? प्लांट्स के समस्त भागों पर सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ये एपिडर्मिस अलग अलग तरीके से रूपांतरित हो जाती है। जैसे अगर मैं पत्ती की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। अगर मैं एपिडर्मिस को मरुस्थलीय पौधों में देखूं, तो मरुस्थलीय पौधों के अंदर एपिडर्मिस के अंदर क्यूटिन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है, अर्थात ये जल की हानि को रोकती है। यानी जो एपिडर्मिस है मरुस्थलीय पौधों में, वो क्यूटिन का जमाव कर लेती है अपने ऊपर। उसमें क्यूटिन प्रेजेंट होता है। क्यूटिन एक रासायनिक पदार्थ है जो जल की हानि को रोकता है। अगर मैं मूल की एपिडर्मिस की बात करूं, जड़ के अंदर एपिडर्मिस की बात करूं, तो जड़ के अंदर जो एपिडर्मिस है वो जल अवशोषण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? जल अवशोषण का कार्य करती है। इस प्रकार से संपूर्ण प्लांट एक त्वचा के द्वारा ढका रहता है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर एक विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। अभी हम बात कर रहे थे पत्ती के अंदर सबसे बाहरी तरफ पाए जाने वाली परत को हम एपिडर्मिस ही कहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और इंग्लिश में इनको स्टोमेटा कहते हैं। अब हम स्टोमेटा की बात करेंगे। तो स्टोमेटा की खोज फेफर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और स्टोमेटा नाम मेलपीगी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्टोमेटा की खोज किसने की थी? फेफर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और स्टोमेटा नाम मेलपीगी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब हम स्टोमेटा की संरचना बनाएंगे। किसी भी पत्ती की ऊपरी सतह पर या निचली सतह पर या दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित हो सकते हैं।
इनकी संख्या 50 से लेकर के 50,000 तक हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि रंध्र वास्तव में दिखता कैसा है, तो रंध्र के अंदर 2 वृक्काकार कोशिकाएं होती हैं, किडनी के आकार की या वृक्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिस तरह से मैंने बोर्ड पे इनको बनाया है, एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से वृक्क के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर एक एक केंद्रक होता है और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो बना रहे हैं हम, ये है क्लोरोप्लास्ट और ये है केंद्रक। और इसकी जो बाहरी परत होती है, इसको हम द्वार कोशिका कहते हैं या गार्ड सेल्स कहते हैं या रक्षक कोशिका कहते हैं। तो ये जो अंदर वाली परत है ये मोटी होती है, क्योंकि ये स्टोमेटा को खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार है, और जो बाहरी परत है ये पतली होती है। तो इसके बाहर अनेक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इस तरह की अनेक संरचनाएं पत्ती की निचली व ऊपरी सतह पर व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ये रंध्र का डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें जो ये छिद्र दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं रंध्र छिद्र। क्या कहते हैं? रंध्र छिद्र। और जो वृक्क के जैसी कोशिकाएं हैं उनको हम कहते हैं गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं या इनका नाम है द्वार कोशिकाएं। ये 3 नाम हैं इसके। इसके अंदर ये है संरचना, इसको हम कहते हैं केंद्रक, और ये बहुत सारी संरचनाएं हैं, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर जो बाहर द्वार कोशिकाओं को घेरी हुई कोशिकाएं हैं, इनको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रंध्र का चित्र है। ये एक छिद्रनुमा संरचना है, बहुत ही छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं पत्ती की निचली एवं ऊपरी सतह पर, मोस्टली निचली सतह पर ज़्यादा होते हैं। और अगर हम इसकी खोज की बात करें तो फेफर नामक वैज्ञानिक ने की थी। रंध्र नाम मेल्पीगी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। रंध्र 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 2 वृक्काकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका कहते हैं। इनकी बाहरी भित्ति पतली होती है और अंदर वाली जो भित्ति है वो मोटी होती है। इसी को रंध्र छिद्र कहते हैं। दोनों जो कोशिकाएं मिलकर के रंध्र छिद्र का निर्माण करती हैं। द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका में एक केंद्रक होता है और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। द्वार कोशिका या रक्षक कोशिकाओं को बाहर से अनेक कोशिकाएं घेरे हुए रहती हैं। इनको सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ये जो चित्र बनाया है मैंने, ये रंध्र का है। अब बात आएगी कि रंध्र पत्ती के ऊपर पाए जाते हैं, पत्ती में उपस्थित होते हैं, तो इनका कार्य क्या है? रंध्र अनेक कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा वाष्पोत्सर्जन की, ट्रांसप्रेशन। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना, यानी वाष्प का उत्सर्जन इज इक्वल टू वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है प्लांट्स के अंदर, वो रंध्रों के द्वारा ही होती है। दूसरी बात करूं मैं गैसीय विनिमय। तो जो गैसीय विनिमय या एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का अंदर जाना बाहर निकलना, CO2 लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो गैसीय आदान प्रदान है, गैसीय एक्सचेंज है, वो भी किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। कई सारे, जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो प्लांट्स की सतह को, पत्ती को या किसी भी प्लांट्स की सतह को नम रखने के अंदर भी या उसके तापमान को नियंत्रित करने में भी रंध्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे स्पेशली जो रंध्र का वर्क है वो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय में रंध्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक था आपका इम्पोर्टेंट, वो था रंध्र किसे कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्ती की निचली एवं ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन एवं गैसीय विनिमय जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं में अपना योगदान देते हैं, रंध्र कहलाते हैं। और रंध्र की आकृति या आकार कैसा होता है उसके बारे में मैं अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जटिल ऊतकों की। अभी हमने सरल स्थायी ऊतक पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे जटिल ऊतकों की, जो छोटी क्लास में भी आप थोड़ा पढ़ चुके हैं। जटिल ऊतकों के अंदर 2 प्रकार के ऊतक हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम जाइलम और एक पढ़ेंगे हम फ्लोएम। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो पौधों में जल का संवहन, जल का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक जाना,
या जड़ से जल का तने से होते हुए ऊपरी भागों तक जाना, ये किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। इनको हम जाइलम के द्वारा, इनको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये संवहन करते हैं, यानी जल को और भोज्य कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो जाइलम किसका संवहन करता है? जल का। जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं वाहिनिका। कितनी प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जाइलम? 4 प्रकार की। वाहिका, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेसे। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं जाइलम के अंदर पाई जाती हैं। वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेसे, जो जल के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। किसका संवहन करता है? खाद्य पदार्थों का। पौधे की जड़ों से, तने से होते हुए खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचते हैं? फ्लोएम के द्वारा। और फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। पहली हम बात करें वो है चालनी कोशिकाएं। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर चालनी नलिका। तीसरी अगर हम बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथी हम बात करें तो ये हैं जाइलम रेसे। इन चारों ही कोशिकाओं की अलग अलग संरचना होती है, इनकी भी अलग अलग संरचना होती है। और ये 4 प्रकार की कोशिकाएं जो जाइलम में प्रेजेंट होती हैं वो जल का संवहन करती हैं, और फ्लोएम के अंदर जो ये कोशिकाएं प्रेजेंट हैं ये खाद्य पदार्थों का संवहन करती हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा है? एपिडर्मिस। पौधों के बाहरी सबसे जो लेयर पाई जाती है, पौधों के सभी भागों में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, चाहे वो तने की बात करें, चाहे पत्ती की बात करें, चाहे हम जड़ की बात करें, चाहे पौधे की किसी भी शाखा की बात करें, तो उसके अंदर सबसे बाहर जो परत होती है वो होती है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, जो एक कोशिका मोटी परत होती है। और अलग अलग इसका वर्क होता है, अलग अलग ये रूपांतरित हो जाती है। जैसे मरुस्थलीय पौधों में ये मोटी हो जाती है, जड़ के अंदर ये जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी होती है। और अगर ये सबसे पत्ती के अंदर है तो इसके अंदर रंध्र बनते हैं, इस कोशिका के अंदर रंध्र पाए जाते हैं इस परत के बीच में। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रूपांतरित होती है। उसके बाद हमने सूक्ष्म छिद्र, इट मीन्स स्टोमेटा या रंध्र के बारे में पढ़ा। रंध्र द्वार कोशिकाओं से, 2 वृक्क कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने रंध्र के कार्य बताए। वाष्पोत्सर्जन एवं गैसीय विनिमय के अंदर रंध्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतकों के बारे में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन करता है। 4 प्रकार की कोशिकाएं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेसे। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। 4 प्रकार की कोशिकाएं, इसके अंदर भी चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं या साथी कोशिकाएं कह सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे। तो इस प्रकार से हमने इन टॉपिक्स को क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जंतु ऊतकों के बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे टिश्यूज, जनरल इंट्रोडक्शन एंड जनरल डेफिनेशन ऑफ द टिश्यूज। और इसके बाद हमने पढ़ा था पादप ऊतकों के बारे में। और अभी हम पढ़ेंगे जंतु ऊतकों के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।